हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जियोग्राफी का अर्थक्वेक यानी भूकंप पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है, और भूकंप सबसे पहले कहाँ पर आता है, ठीक है, और भूकंप के जो है आने का कारण क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा डिटेल्स के साथ मैं भूकंप से रिलेटेड हर एक जानकारियाँ जो है कि आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं भूकंप से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि भूकंप आने का कारण और भूकंप उत्पन्न कहाँ होता है और भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, क्लियर। तो आप ज़रूर उसको देखिएगा और देखने के बाद आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको वो वीडियो कैसा लगा, ठीक है। भूकंप किस प्रकार की पेटी में सबसे ज़्यादा आता है, नजका प्लेट क्या है, कोकोस प्लेट कहाँ है, फूका प्लेट कहाँ है, ठीक है, सुंडा प्लेट कहाँ है, ये सब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ। आप जाके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि भूकंपीय जोन क्या क्या है। भूकंपीय जोन का मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है, उसे बांटा गया है भूकंपीय जोन में। किसमें बांटा गया है? भूकंपीय जोन में। जैसे मैं बात करूं, पूरे भारत देश को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। किसमें? 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। तो जो 5 भूकंपीय जोन है, उसमें जोन जो पहला है वहाँ पे भूकंप नाम मात्र के आते हैं, मतलब कम आते हैं या 9 के बराबर आते हैं। तो ये धीरे धीरे भूकंपीय जोन जो फर्स्ट है, उससे वैज्ञानिकों ने कहा कि जब यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं तो इस जोन को नष्ट कर दिया जाए, मतलब इस जोन को माना ही न जाए, गिना ही न जाए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। यानी पहले थे 5 में से एक ऐसा जोन है जहाँ पे भूकंप आता ही नहीं है जल्दी, ठीक है। अब वो एक जोन कौन सा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर भारत देखेंगे तो भारत का जो बीच वाला हिस्सा है ना, मध्य प्रदेश वाला, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला, और इधर से थोड़ा सा जाएंगे तो आपका जो है कि उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, बीच वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश, पूरा ये बीच वाला एरिया भारत का, ये सब क्या है? भूकंपीय जोन 1 में आते हैं। तो यहाँ पे क्या भूकंप आता है? नहीं आता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि जो भूकंपीय जोन 1 है उसे हटा दिया जाए, और उन्होंने हटा दिया। क्लियर? चलिए, उसके बाद अब टोटल बचा हुआ जो भूकंपीय जोन है वो है 4। कितनी है? 4। मैंने लिखा भी है, देखिए कितनी है? 4। तो भारत में कुल भूकंपीय जोन कितने हैं? तो 4। अब 4 जो भूकंपीय जोन है ना, सबसे कम जहाँ पे भूकंप नहीं आता है वो है 1। क्या है? 1। यानी सबसे कम जहाँ पे भूकंप नहीं आता वो कौन सा जोन है? तो 1। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे भूकंप आता है वो है जोन नंबर 5। कौन सा? जोन नंबर 5। ये जो है कि आपका जो है कि गुजरात वाला कच्छ वाला एरिया आ जाता है, हिमालय पर्वत के पास वाले एरिया जैसे उत्तराखंड हो गया है ना, इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा, जैसे नेपाल वाला, नेपाल के जो सटे हुए हैं है ना, वहाँ की जो एरिया है वो सब क्या आती हैं? भूकंपीय जोन 5 में आती हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप आता है। तो आपसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे भारत देश को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 4। पहले कितने थे? तो 5। सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन कौन सा है? तो आपका 5। और सबसे कम खतरनाक तो जोन 1। उसके बाद पूछा जाएगा अगर जोन 1 आंसर न हो तो आप आंसर दीजिएगा जोन 2। क्या दीजिएगा? जोन 2। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या क्या है? कम खतरनाक से लेकर के अधिक खतरनाक तक ये बांटा गया है। तो सबसे कम 1, उससे अधिक 2, उससे अधिक 3, उससे अधिक 4, उससे अधिक 5। तो 5वें जोन के अंतर्गत जो भी हिमालय पर्वत के पास आते हैं एरिया, वो सब 5वें जोन के अंतर्गत आते हैं। आगे समझ में? ये था भूकंपीय जोन। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं आइसोसिस्मल लाइन। यानी आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं समान तीव्रता या समान नुकसान वाली रेखा या समान क्षति वाली रेखा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं आइसोसिस्मल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बना दूं ऐसे, ठीक है, ये छोटा सा मैं बना दिया ताकि मैं बता सकूं।
देखिए, तो ये मैंने बनाया भारत का एक मैप, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये आइसोसिस्मल लाइन होता है, यानी समान तीव्रता, समान नुकसान या समान क्षति वाली जो रेखा होती है, वो क्या कहती हैं कि मान लीजिए कि ऐसे जगह, मान लीजिए कि यहाँ पे भूकंप आया राजस्थान वाले एरिया में, मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे भूकंप आ गया, मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे भूकंप आ गया, और ये भूकंप आया, ठीक है, 3 जगहों पे भारत में अगर भूकंप आया और तीनों की समान तीव्रता हो रेक्टर स्केल पे, या तीनों जगह पे समान नुकसान हो रही हो, या तीनों जगह पे समान क्षति हो रहा है, क्षति को ही नुकसान बोलते हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन हो कि भूकंप आए और अलग अलग जगहों पे आए लेकिन नुकसान बराबर हो, ठीक है, या तीव्रता बराबर हो, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होंगी ना, उसे ही बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन। आगे समझ में, यानी समान तीव्रता वाली रेखा या समान क्षति या समान नुकसान वाली रेखा। तो समझ में आ गया आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है कि जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों पर आने वाली भूकंप की तीव्रता समान हो, या नुकसान समान हो, या क्षति समान हो, उन सभी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल लाइन। आगे समझ में, चलिए अब जानते हैं होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन क्या होता है कि समान समय वाली, यानी क्या होता है? समान समय, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे भूकंप आया 4 बजे शाम को, ठीक है, 4 बजे, ठीक है, और यहाँ भी भूकंप आया 4 बजे, और यहाँ भी भूकंप आया 4 बजे। तो जब इन तीनों लाइनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगी? होमोसिस्मल लाइन, यानी समान समय वाली भूकंप, ठीक है, या रेखा कहिए। तो ये क्या है? होमोसिस्मल और आइसोसिस्मल। तो आप याद रखिएगा कि आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है कि जो ऐसे क्षेत्र जहां पे समान तीव्रता या समान क्षति या समान नुकसान होता है, उनको मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। और होमोसिस्मल क्या होता है कि समान समय पर जो भूकंपीय आते हैं उसे हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? होमोसिस्मल लाइन। चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं चेतावनी, यानी जब आपका भूकंप आता है तो हमें कैसे महसूस होता है, क्या क्या रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या क्या परिवर्तन होता है, ताकि हम उससे सीख सके कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, देखिए भूकंप को कोई बता तो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन बट थोड़ी सी चेतावनी हमें जरूर मिल जाती है कि आज भूकंप आने वाला है या भूकंप आएगा। देखिए पहला कंडीशन, पहला क्या है कि एटमॉस्फेयर में रेडान गैस बढ़ जाता है। क्या होता है? रेडान गैस बढ़ जाता है। रेडान गैस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में। क्लियर? तो जब रेडान गैस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, देखिए सबसे ज्यादा भारी गैस रेडॉन गैस है। अब आप सोचिए, जो गैस भारी है उसको नीचे होना चाहिए, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में आ गया। इससे ये पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, क्योंकि ये रेडान गैस पृथ्वी के अंदर होती है और भूकंप आने वाला होता है तो कहाँ निकल जाती है? बाहर निकलने लगती है, जिससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो ये पहला चेतावनी यही हो गया कि रेडॉन गैस की मात्रा वायुमंडल में अधिक होना। ये क्या है? तो चेतावनी है भूकंप आने का। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बढ़ जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, उसकी तरंग बहुत तेज चलने लगती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि अचानक से आपके सामने कोई बंदूक रख दे, समझ रहे हैं? बंदूक जैसे रखेगा तो आपकी हार्ट बीट, पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बहुत तेज हो जाएगा, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा। ऐसे अचानक से जब भूकंप आने वाला होता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तरंगे होती है ना, बहुत तेज चलने लगती हैं, जिससे ये डर हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। ये भी एक प्रकार की चेतावनी है। और तीसरा क्या हो सकता है कि गांव में देखे होंगे ना कि गाय भैंसे जो होती हैं, जो जानवर होते हैं, जानवर भी कहा जाता है कि जानवर को बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो जाता है, जैसे भूत प्रेत आत्माएं, ये सब जानवरों को दिखती हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट ये रियल है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट कहा जाता है। दूसरा चीज़ कहा जाता है, तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि सही बात है, क्योंकि मैं अगर साइंस की अकॉर्डिंग बात करूँ कि क्यों सही है, देखिए जो इंसान होते हैं ना, मानव जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक साउंड सुन सकते हैं। मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम साउंड सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से अधिक हमें साउंड सुनाई
नहीं देता है, ध्वनि सुनाई नहीं देती है। लेकिन जानवर है ना, जैसे चमगादड़ हो गया, है ना, डॉग्स हो गए, ठीक है, मछलियाँ हो गई, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं ना, 20 हर्ट्ज से कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम साउंड को भी सुन सकती हैं। तो कहा जाता है कि जब भूकंप आता है तो स्टार्टिंग में उसका 20 हर्ट्ज से कम ही होता है, जो कि आसानी से जानवर देख लेते हैं कि ये तरंगे उनके कानों तक पहुंच जाती है, जिनसे उनको एहसास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो जानवर भी बताते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि भूकंप आने वाला है। जैसे आपने देखा हो, बताता हूँ, जैसे गाय बंधी हुई है या भैंस अगर आपने खूंटे पे बांधा हुआ है, तो जब भूकंप आने लगेगा तो गाय भैंसे वहां पे बहुत तेज घूमने लगेंगी, मतलब वो डरने लगेंगी, वहां से सोचेंगे वहां से भागने के लिए, ठीक है, तो वो अपने जगह पे गोल गोल घूमने लगती है। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होने वाला है, बट ये हमें एहसास नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गाय भैंसों को खोल देना चाहिए, है ना, खूंटे से। और भूकंप जब भी आए तो आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि अगर भूकंप आता है तो ऐसे जगह की तलाश करें जहां पर आप सुरक्षित बच सके, ठीक है। और वो जगह, जैसे मान लीजिए अगर आप घर में हैं तो घर के कोने पे खड़े हो जाइए। कहाँ खड़े हो जाइए, कोने में, जैसे 2 दीवार ऐसे है ना, कोने पे खड़े हो जाइए, ठीक है। क्यों कि जब दीवार इधर से गिरेगा और इधर से गिरेगा तो आप बीच में कोने पे रहेंगे तो वहां पे बच सकते हैं, ठीक है। या आपके घर में कोई मजबूत कुछ ऐसा बेड हो, उसके नीचे चले जाइए, ठीक है। तो ये बचने का चांस है। या आप घर से बाहर निकल जाइए, ठीक है, और बाहर ऐसे जगह पे चले जाइए जहां पूरा खाली हो, ताकि आपके ऊपर कोई चीजें न गिरे, ठीक है, और आराम से वहां पे बैठ जाइए या लेट जाइए, ठीक है। बचने का यही चांस है भूकंप के समय, क्योंकि भूकंप के समय आपको पता है कि 3 तरह की वेव निकलती है, PSL, है ना। और जब P निकलती है तो आपको पता है P जो है कि क्या होती है, उसका स्पीड ज्यादा होता है, जो कि कम खतरनाक होती है। और सबसे जो है कि कम स्पीड जो है कि L वेव का होता है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, यानी खतरनाक होता है। और वो चलता कैसा है, तो मैंने आपको बताया था ऐसे, ठीक है। कैसे चलता है, अनुप्रस्थ होके, ऐसे अनुप्रस्थ, है ना। तो जब ऐसे चलता है तो क्या करता है कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा क्षति होती है इसी वेव से, L वेव से। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारा भूकंप का तीसरा पार्ट, यानी पूरा भूकंप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वोल्केनो यानी ज्वालामुखी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ज्वालामुखी आती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भूकंप किस सागर में आता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा भूकंप किस सागर में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रशांत महासागर। इसमें प्रशांत महासागर, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो प्रशांत महासागर में आता है। मैंने बताया था प्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसमें 63% भूकंप आता है। तो ये आपसे पूछा जाए कि किस सागर में, तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में इतना ज्यादा भूकंप आता है और वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी निकलती है, इसलिए प्रशांत महासागर को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागरीय पेटी वाले एरिया को। क्लियर। और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जापान। क्या होगा, जापान। सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है, तो आपका आंसर है जापान। क्या है, जापान। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। क्यों आता है, क्यों वहां क्या है, वो प्रशांत महासागर के बिल्कुल, प्रशांत महासागर कह लीजिए, उससे सटा हुआ एकदम पास में है ये जापान। और प्रशांत महासागर में जब भूकंप आएगा तो जापान वहां पास में पड़ता है, यहाँ भी भूकंप हमेशा आता है। इसलिए जापान के लोग जो है कि घरों को बनाने के लिए लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं, ताकि भूकंप आने के बाद, टूटने के बाद फिर से वो बना सकें, ताकि उनके ज़्यादा नुकसान न हो। देखिए, जापान में इतना ज़्यादा भूकंप आने के बाद भी जापान देश जो है कि बहुत आगे है, भारत से भी बहुत आगे है, लगभग 30-35-40% 40 साल जो है कि भारत से क्या है, आगे है। जापान में उल्टी ट्रेनें चलती हैं, ये सब देखिए, वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती है। अब देखिए, इतना भूकंप आने के बाद भी जापान अगर इतना आगे है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, एजुकेशन।
यानी वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही बेहतरीन है। हर एक बच्चे को अधिकार है शिक्षा पढ़ने का और टैक्स भी नहीं लगता है, बल्कि भारत देश में शिक्षा पर टैक्स लगाया जाता है। तो देखिए भारत के और जापान में कितनी अंतर है। जापान में जहाँ पे भूकंप हमेशा आता है वहाँ के लोग 40-50 साल आगे हैं भारत से, और भारत में भूकंप नहीं भी आता है फिर भी हम लोग पीछे हैं। रीजन सिर्फ एक ही है कि हमारे यहाँ की सरकार जो कि एजुकेशन पे जितना टैक्स लेती है, जापान में एजुकेशन पे टैक्स नहीं है। एजुकेशन के लिए हर एक सुविधाएं फ्री होती हैं जापान के अंदर, और हमारे देश में एजुकेशन पे ही सबसे ज़्यादा टैक्स है, बाकी चीज़ें आपको फ्री दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आजकल राशन फ्री मिल रहा है, वही एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए था ना। एजुकेशन पे जो बुक्स हैं, इस कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं जो पैसा ज़्यादा लेते हैं, या सरकारी कॉलेज जो कॉलेज में पैसा नहीं लगता है वहाँ पे व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। ये सब अगर सुविधा होता तो काश हमारा देश भी जापान से कम ना होता, बट ऐसा तो है नहीं। अब हम लोग हमारे सोचने से या आपके सोचने से होगा नहीं। ठीक है, ये बदलाव लाना पड़ेगा, और बदलाव कौन लाएगा तो पढ़े लिखे लोग ही लाएंगे, जो कि जापान के अंतर्गत ऐसा है। जापान में क्या है, जापान में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं। जापान में तो एक और सुविधा ये है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो तो रोड पे क्रॉस करना है तो वहाँ पे बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी, उसके बाद आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ तो ऐसे भी कोई सुविधा नहीं है, हाथ दीजिए और निकलिए। ठीक है, सपोज करिएगा हम लोग बहुत कितने पीछे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि एजुकेशन। हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है अच्छी, इसलिए हम लोग पीछे हैं। एजुकेशन अच्छा होने के लिए एक जो सिस्टम है, मेन जो सरकार है, वहाँ सिस्टम में एजुकेशन वाले बैठने चाहिए। मतलब जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है वो आज मंत्री बने हुए हैं, जिनको कुछ आता तक नहीं है। ठीक है, और वही लोग आज देश को चला रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग है ही नहीं कुछ, वो सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे हैं कि सरकारी जॉब मिल जाए। पढ़े लिखे लोग जॉब के पीछे भागते हैं और अनपढ़ लोग पूरे देश के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो जो देश के पीछे भाग रहा है वो पूरे पढ़े लिखे लोगों को अपने अंडर लेके चलाएगा। अगर वही पढ़ा लिखा इंसान पूरे देश को लेकर चले तो शायद हमारा देश भी जापान से कम ना होता। और जापान में जो एजुकेशन है, हमारे देश में भी एजुकेशन उतनी ही बेस्ट होती, और हम लोग भी जापान से कम नहीं होते। देखिए वहाँ के लोग इतने बेहतरीन हैं कि वो लोग पूरे जापान को बदल दिए। और हम लोग आज जापान में अगर आप देखेंगे, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया, हमेशा भूकंप आता है। मतलब जापान इतना ज़्यादा त्रस्त है, फिर भी भारत से 30-35-40 साल आगे है, बस एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन में बदलाव लाना होगा। खैर छोड़िए, तो ये था हमारा भूकंपीय जोन, चेतावनी और आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल रेखा क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। भूकंप पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में क्या निकलता है, कैसे निकलता है, कौन कौन सी मिनरल्स निकलती हैं, पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपना जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।